नमस्कार और आज के इस सफर में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम उत्तराखंड के एक कह सकते हैं खास कोने की कहानी में गोता लगा रहे हैं, चंपावत जिला। हाँ, चंपावत। ये क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य का सबसे छोटा जिला जरूर है, पर इसका इतिहास, इसकी रूहानियत, इसका कैनवस तो बहुत बड़ा और रंगीन लगता है। बिल्कुल। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से चंपावत का मतलब असली सार निकालें। इसका गुजरा हुआ कल, यहाँ की जमीन, पवित्र स्थान, लोग, संस्कृति, सब कुछ। बढ़िया। तो फिर शुरुआत इतिहास से ही करते हैं। कहते हैं इसका पुराना नाम चंपावती था। हाँ, चंपावती। और इसकी नींव का सेहरा जाता है राजा सोमचंद को, चंद वंश के संस्थापक। सोमचंद, ये कहाँ से आए थे? कहानी दिलचस्प है। माना जाता है कि वो प्रयागराज मतलब इलाहाबाद के पास झूसी से यहाँ आए थे। उस वक्त यहाँ कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव का राज था। अच्छा। सोमचंद ने उनकी बेटी राजकुमारी चंपा उनसे विवाह किया और कहते हैं उन्हीं के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपावती रखा। ओह, तो राजकुमारी चंपा के नाम पर? हाँ, और उसी दौर में उन्होंने वो मशहूर राजबुंगा किला भी बनवाया, उसकी नींव रखी। वो शुरुआती चंद राजाओं की सत्ता का एक तरह से केंद्र बना। राजबुंगा किला। ये तो राजवंश की बात हुई, लेकिन कुछ सुनने में आता है कि इसका कनेक्शन महाभारत काल से भी है, घटोत्कच और हिडिंबा से। ये क्या कहानी है? हाँ, ये देखिए, ये स्थानीय मान्यताओं का, लोक कथाओं का बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा। ऐसी धारणा है कि महाभारत के समय में ये जगह काफी महत्वपूर्ण थी। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, वो यहीं रहते थे। और ये भी कहा जाता है कि जब घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए तो उनके पिता भीम ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया, जिसे आज घटोत्कच या घटकू मंदिर कहते हैं। और पास में ही हिडिंबा मंदिर भी है। हिडिंबा घटोत्कच की माँ थी, तो वो इस कहानी को और पुख्ता करता है एक तरह से। लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य हैं या पौराणिक मान्यताएं? देखिए, ये ऐतिहासिक तथ्यों से ज्यादा पौराणिक मान्यताओं और आस्था का विषय है, पर ये इस जगह को एक अलग, एक गहरी पहचान देता है। सही बात है। इतिहास और मिथकों का एक संगम सा लगता है। तो चंदवंश की राजधानी तो ये रही कुछ समय तक, फिर राजधानी अल्मोड़ा क्यों चली गई? हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। 1563 के आसपास की बात है। चंद राजाओं ने फैसला किया कि राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाई जाए। क्यों? वजह रणनीतिक थी। अल्मोड़ा की लोकेशन ऐसी थी, थोड़ी सेंट्रल, कि वहां से गढ़वाल पर भी और नेपाल ड्यूटी पर भी दोनों पर नजर रखना, नियंत्रण करना ज्यादा आसान था। अच्छा, लोकेशन की वजह से। जी। फिर वक्त बदला। 1790 के आसपास गोरखा आ गए, उनका शासन रहा। फिर 1815 में अंग्रेज आ गए, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। आजादी के बाद भी काफी समय तक तो ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों का हिस्सा रहा। अच्छा, अलग जिला नहीं था? नहीं, इसे अलग जिले की पहचान मिली 15 सितंबर 1997 को। 1997 में, ठीक है। और ये शहर बसा कहाँ है? कोई नदी वगैरह? हाँ, ये चंपावती और गड़की गाड़, दो नदियां हैं, उनके संगम पर बसा है। शायद यही वजह रही होगी कि शुरुआत में लोग यहीं बसे होंगे, पानी के पास। बिल्कुल। इतिहास तो वाकई कई परतों में है, और जाहिर है इस इतिहास को बनाने में यहाँ के भूगोल, यहाँ की जमीन का भी बड़ा हाथ रहा होगा। जैसे आपने बताया, ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। हाँ, सबसे छोटा, सिर्फ 1766 वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसकी लोकेशन, सीमाएं कहाँ-कहाँ लगती हैं? लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरब में तो सीधा नेपाल से जुड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अच्छा। पश्चिम में नैनीताल जिला है, उत्तर में पिथौरागढ़ है और दक्षिण में उधम सिंह नगर जिला। कुल मिलाकर ये राज्य के 4 जिलों से सटा है, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर और थोड़ा सा अल्मोड़ा से भी। तो छोटा होकर भी काफी अहम जगह पर है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और यहाँ की नदियाँ, पहाड़ों में तो नदियाँ ही जीवन होती हैं। बिल्कुल, नदियां तो यहाँ की धुरी हैं। सबसे प्रमुख नदी है काली नदी, जैसे शारदा भी कहते हैं। हाँ, मैदानों में उतरकर शारदा कहलाती है। ये पिथौरागढ़ से होके चंपावत में आती है और फिर नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए बहती है। इसी पर आगे चलकर वो पंचेश्वर बांध की भी बात है। हाँ। और दूसरी अहम नदी है सरयू, ये बागेश्वर से निकलती है, फिर पिथौरागढ़ और चंपावत की सीमा पर बहती हुई पंचेश्वर में काली से मिल जाती है। अच्छा, संगम होता है जी पंचेश्वर में। इन दो बड़ी नदियों के अलावा एक लोहावती नदी है, जिसके किनारे लोहाघाट शहर बसा है, और एक लधिया नदी है जो आगे चूका में काली नदी में मिल जाती है। इन नदियों ने ही यहाँ की घाटियां बनाई होंगी। बिल्कुल, और बसावट को आकार दिया है। काली नदी पर बनबसा बैराज का जिक्र भी आता है, वो क्या है? बनबसा बैराज एक, आप कह सकते हैं, अहम इंजीनियरिंग पॉइंट है।
यहाँ से काली नदी के पानी को कंट्रोल करके 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अच्छा, कैसे? एक बड़ी नहर निकलती है, शारदा नहर। ये पानी उधम सिंह नगर और फिर यूपी के मैदानी इलाकों में सिंचाई के लिए जाता है। और दूसरी धारा वो महाकाली नदी के रूप में आगे बहती है, भारत नेपाल सीमा पर। ये पानी के मैनेजमेंट और पड़ोसी देश के साथ जल बंटवारे का भी एक उदाहरण है। समझ गए। नदियों के अलावा कोई खास झीलें या दर्रे हैं यहाँ? हाँ, 2 ताल मतलब झीलें काफी मशहूर हैं। एक है श्यामला ताल। श्यामला ताल? हाँ, ये स्वामी विवेकानंद आश्रम के पास है। कहते हैं इसका पानी थोड़ा नीलापन लिए हुए है और यहाँ एक झूला मेला लगता है, वो काफी फेमस है। झूला मेला? अच्छा। दूसरी है झिलमिल ताल। ये टनकपुर के पास है, अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। और दर्रे पास? दर्रों में लास्पाधुरा दर्रा अहम है। ये चंपावत को पिथौरागढ़ जिले से जोड़ता है। पुराने जमाने में ये व्यापार या आने जाने के रास्ते रहे होंगे। हाँ, हो सकता है। और आज के टाइम में देखें तो नेशनल हाईवे NH09 वो यहाँ की मुख्य लाइफलाइन है। ये रामपुर से टनकपुर, चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ तक जाता है। ठीक है, ये तो हुई भूगोल की बात। अब जरा उन जगहों पर आते हैं जिनका जिक्र बार बार आता है, जैसे टनकपुर। सुना है इसका नाम बदला था और कोई पुरानी मंडी थी जो खो गई। हाँ, टनकपुर की कहानी मजेदार है। इसका पुराना नाम ग्रास्टनगंज था। ग्रास्टनगंज? हाँ, और यहाँ कत्यूरी राजाओं के टाइम की एक मशहूर मंडी हुआ करती थी, बरमदेव मंडी। अच्छा। लेकिन कहते हैं 1880 में शारदा नदी में मतलब काली नदी में भयंकर बाढ़ आई और ये पूरी मंडी बह गई। अरे। हाँ, बाद में 1890 के आसपास एक अंग्रेज थे लॉर्ड टलक और एक मेजर हस्सी, वो यहाँ आए, उन्हें ये जगह पसंद आई, बंगले वगैरह बनवाए। तो माना जाकर कि लॉर्ड टलक के नाम पर ही पहले ये टलकपुर बना और फिर बिगड़कर टनकपुर हो गया। ओह, लॉर्ड टलक से टनकपुर। हाँ, आज तो ये एक अहम व्यापारिक केंद्र है और यहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। और लोहाघाट, इसका जिक्र पुराणों में लोहारगल के तौर पर मिलता है ना? बिल्कुल, लोहाघाट जैसा नाम से ही लगता है, लोहावती नदी के किनारे है। पुराणों में से लोहारगल कहा गया है। ये भी एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ चंद राजा थे, निर्भय चंद, उनका बनवाया हुआ मानेश्वर मंदिर है। मानेश्वर मंदिर? हाँ, और यहीं पर वो बाणासुर का किला भी है जिसके खंडहर मिलते हैं। उसे महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। बाणासुर का किला? हाँ, स्थानीय लोग इसे मारकोट भी कहते हैं। लोहाघाट सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी अहम है। यहाँ माँ वराही देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। किलों की बात चलिए तो राजबुंगा किला तो सोमचंद ने बनवाया था, बाणासुर का किला भी हो गया, और कोई खास किला है? हाँ, राजबुंगा किला तो चंद वंश की शुरुआती राजधानी का निशान है। कहते हैं उसके मेन गेट सिंह द्वार पर शेर की आकृति बनी थी। अच्छा। बाणासुर का किला लोहाघाट में है, जो महाभारत कनेक्शन देता है। एक और किला है गोला चौड़ का किला, ये चंपावत शहर के पास ही है। गोला चौड़? हाँ, ये किले उस जमाने की मतलब रक्षा रणनीति और शहर कैसे बसते थे उसे समझने में मदद करते हैं। एक हत्या नौला का भी जिक्र सुना है जी। ये नौला क्या होता है और इसकी कहानी क्या है? बड़ी अजीब सी लगती है। नौला देखिए, कुमाऊं क्षेत्र की पानी जमा करने की एक पारंपरिक व्यवस्था है। सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी जैसा समझ लीजिए। जमीन के नीचे से पानी रिसकर जमा होता है और ये आर्किटेक्चर के भी बेहतरीन नमूने होते हैं। अच्छा। एक हत्या नौला की कहानी थोड़ी मार्मिक है। कहते हैं इसे जगन्नाथ मिस्त्री नाम के एक बहुत काबिल कारीगर ने बनाया था। उसने पहले बालेलेक और लंगरचेक से शानदार काम किए थे। कहानी यह है, किंवदंती है कि बालेश्वर मंदिर बनाने के बाद राजा ने उसका एक हाथ कटवा दिया। क्या? क्यों? ताकि वो फिर वैसा ही कोई दूसरा शानदार निर्माण न कर सके। अरे, ये तो बहुत। हाँ, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं अपनी बेटी की मदद से उसने सिर्फ एक हाथ से यह खूबसूरत नौला बना दिया। कमाल है, एक हाथ से? जी, ये कहानी कारीगर के जज्बे को भी दिखाती है और शायद उस समय की कुछ सामाजिक हकीकतों को भी। सच में इन जगहों से जुड़ी कहानियां इन्हें और भी दिलचस्प बना देती हैं। चलिए अब चंपावत के आध्यात्मिक पहलू पर आते हैं। मंदिर और आश्रम तो यहाँ बहुत लगते हैं। पूर्णागिरि मंदिर से शुरू करते हैं। ये कोई शक्तिपीठ है क्या? हाँ, बिल्कुल। पूर्णागिरि मंदिर अन्नपूर्णा पहाड़ी की चोटी पर है और ये भारत के जो 108 शक्तिपीठ माने जाते हैं उनमें से एक है। अच्छा। शक्तिपीठ वो जगह है जहां मान्यता है कि देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। तो माना जाता है कि पूर्णागिरि में उनकी नाभि गिरी थी। नाभि? अच्छा जी। इसीलिए ये बहुत ज्यादा पूजनीय स्थल है। खासकर चैत्र नवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं।
और देवीधुरा का वाराही देवी मंदिर, वहाँ वो भगवाल या पत्थर युद्ध होता है। हाँ, देवीधुरा का वाराही देवी मंदिर अपने अनोखे भगवाल मेले के लिए बहुत मशहूर है। ये रक्षाबंधन के दिन होता है। पत्थर युद्ध मतलब सच में पत्थर फेंकते हैं? हाँ, ये सदियों पुरानी परंपरा है। इसमें 2 या 4 स्थानीय ग्रुप होते हैं जिन्हें खाम कहते हैं। वो एक दूसरे पर पत्थर फेंकते थे। इसे देवी को खुश करने का एक तरीका माना जाता था। अजीब है। हाँ, अनोखा है। इसका जिक्र जिम कॉर्बेट ने भी अपनी किताब मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में किया है। इससे पता चलता है कितना पुराना है ये। ओह, जिम कॉर्बेट ने भी लिखा है। जी, हालांकि अब सुरक्षा कारणों से और कोर्ट के आदेश के बाद पत्थरों की जगह फल और फूलों का इस्तेमाल होता है, पर वो जोश, वो परंपरा बनी हुई है। अच्छा, अब फल फूल इस्तेमाल होते हैं, ये बेहतर है। फिर बालेश्वर मंदिर समूह का भी जिक्र हुआ था। इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। हाँ, बालेश्वर मंदिर समूह ये भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 10वीं से 12वीं सदी के बीच चंद राजाओं ने करवाया था। काफी पुराना है। बहुत। इसकी पत्थर की नक्काशी, इसका आर्किटेक्चर कमाल का है। इसीलिए 1952 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि यह सप्तेश्वर कहे जाने वाले मंदिरों के समूह का हिस्सा माना जाता है। सप्तेश्वर मतलब 7 मंदिर? बिल्कुल। चंपावत और उसके आसपास 7 प्राचीन शिव मंदिरों का एक समूह है। उन्हें मिलाकर सप्तेश्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं ये 7? इनमें बालेश्वर सबसे प्रमुख है, शायद सबसे पुराना भी। फिर हैं डिक्तेश्वर, क्रांतेश्वर, ऋषनेश्वर, घटकेश्वर यानी वही घटोत्कच मंदिर, मानेश्वर और ताड़केश्वर। अच्छा, तो घटोत्कच मंदिर भी सप्तेश्वर में आता है? हाँ, इन सभी का जिक्र स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है। ये दिखाता है कि ये क्षेत्र कितना प्राचीन और पवित्र माना जाता रहा है। ये 7 मंदिर मिलकर जैसे इस घाटी को एक आध्यात्मिक कवच देते हैं। घटोत्कच मंदिर का जिक्र फिर आ गया। और कोई खास मंदिर, जैसे कोई सूर्य मंदिर भी है क्या यहाँ? हाँ, घटोत्कच मंदिर तो सप्तेश्वर समूह का हिस्सा है। इसके अलावा खेती खान में एक सूर्य मंदिर है, आदित्य मंदिर भी कहते हैं उसे। खेती खान में सूर्य मंदिर? हाँ, जी, ये भी काफी प्राचीन माना जाता है। और यहाँ दीप महोत्सव होता है, वो खास है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह है पंचेश्वर महादेव मंदिर। पंचेश्वर, जहाँ नदियां मिलती हैं? हाँ, बिल्कुल, काली और सरयू नदियों के पवित्र संगम पर। यह जगह भारत नेपाल सीमा के भी बहुत करीब है। यहाँ शिवजी की पूजा चामू देवता के रूप में होती है। उन्हें पशुओं का रक्षक मानते हैं। चामू देवता? हाँ। अच्छा। हाँ, ये संगम रणनीतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, दोनों तरह से बहुत अहम है। क्रांतेश्वर महादेव का भी नाम लिया था आपने सप्तेश्वर में। वो कूर्म पर्वत पे है? हाँ, क्रांतेश्वर महादेव ये कूर्म पर्वत पर है, मतलब कछुए के आकार की पहाड़ी पर। कछुए के आकार की? हाँ, मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इसी पर्वत पर कूर्मा अवतार यानी कछुआ अवतार लिया था। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस कूर्म पर्वत का काफी वर्णन है। और यहाँ एक शिला भी है, पत्थर, जिसे कूर्मपात कहते हैं। माना जाता है उस पर भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार के पैरों के निशान हैं। वाह, ये तो पौराणिक कथाओं से बहुत गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। मंदिरों की ये यात्रा तो वाकई बहुत समृद्ध है। आश्रमों की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। हाँ। उनका क्या कनेक्शन है यहाँ से? हाँ, आश्रमों में सबसे पहले तो रीठा साहब गुरुद्वारे का जिक्र जरूरी है। रीठा साहिब? हाँ, ये रतिया और लधिया नदियों के संगम पर है। मान्यता है कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे और उनके प्रभाव से यहाँ कड़वे रीठे के पेड़ पर मीठे रीठे लगने लगे। अच्छा, मीठे रीठे। हाँ, इसलिए ये सिख समुदाय के लिए बेहद पवित्र जगह है। और विवेकानंद जी से जुड़ा आश्रम? वो है मायावती में लोहाघाट के पास। जी, अद्वैत आश्रम। ये रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। अद्वैत आश्रम मायावती? जी। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से हुई थी। उनके शिष्य थे स्वामी स्वरूपानंद और एक अंग्रेज शिष्य थे J.H. सेवियर और उनकी पत्नी चार्लोट सेवियर। उन्होंने 1899 में इसे स्थापित किया। अंग्रेज शिष्यों ने? हाँ, और स्वामी विवेकानंद खुद जनवरी 1901 में यहाँ आए थे। करीब 2 हफ्ते रुके थे। अच्छा, वो खुद भी आए थे? हाँ, और कहा जाता है कि हिमालय के शांत माहौल में उन्हें बहुत गहरी आध्यात्मिक शांति मिली और यहीं उन्होंने फैसला किया कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का ऑफिस कलकत्ता से यहाँ मायावती शिफ्ट कर दिया जाए। ओह, प्रबुद्ध भारत का ऑफिस यहाँ था? जी। इसके अलावा श्यामला ताल के पास भी एक स्वामी विवेकानंद आश्रम है। तो ये आश्रम भी चंपावत के शांत और आध्यात्मिक माहौल को दिखाते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ के मेलों और त्योहारों पर एक नजर डालते हैं।
देवीधुरा का बगवाल मेला तो हमने सुना, वो तो काफी अनोखा है। और कौन से मेले खास हैं? बगवाल के अलावा पूर्णागिरी का मेला वो चैत्र नवरात्रि में बहुत बड़े स्तर पे लगता है। हाँ, वो तो बताया था। फिर बाराकोट में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लड़ीधुरा मेला होता है। मानेश्वर मेला मायावती आश्रम के पास लगता है। यहाँ एक स्थानीय जनजाति है, राजी जनजाति। राजी? हाँ, उनका एक खास त्योहार है गोरा अठावली। गोरा अठावली जी। श्यामला ताल में वो झूला मेला लगता है और खेती खान के सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव मनाया जाता है। तो ये मेले और त्योहार यहाँ की संस्कृति को एकदम जीवंत रखते हैं। जरूर। अच्छा, चंपावत ने इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण लोगों को भी जन्म दिया है। हर्षदेव ओली, जिन्हें काली कुमाऊं का शेर कहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हर्षदेव ओली जी, हाँ, वाकई एक बहुत दिलेर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 1890 में यही गोसानी गांव में हुआ था। अच्छा। वो मायावती आश्रम से जो अंग्रेजी पत्रिका निकलती थी, प्रबुद्ध भारत, उससे भी जुड़े रहे। उन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया। और 1930 में नमक सत्याग्रह और फिर जंगलात कानूनों के विरोध में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किया उन्होंने यहाँ। वो इतने बेबाक और दृढ़ थे कि अंग्रेज अधिकारी उनसे परेशान होकर उन्हें मुसोलिनी तक कहने लगे थे। मुसोलिनी अंग्रेज कहते थे? हाँ, उनका योगदान कुमाऊं के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा है, अविस्मरणीय है। और कालू मेहरा, उन्हें तो उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। हाँ, कालू सिंह मेहरा जी, उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म 1831 में बिसुड़ गांव में हुआ था, जो अब लोहाघाट तहसील में है। माना जाता है कि उन्होंने 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसी दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए गुप्त संगठन बनाया था, क्रांतिवीर। क्रांतिवीर 1857 में? जी हाँ, उन्होंने अवध के नवाब और दूसरे क्रांतिकारियों से संपर्क साधा और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने की कोशिश की। उन्हें उत्तराखंड में आजादी की लड़ाई शुरू करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। कमाल है। इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिकता। अब जरा आज के दौर की कुछ परियोजनाओं और प्रशासन पर भी बात कर लेते हैं। पंचेश्वर बांध परियोजना का जिक्र आया था। ये काफी बड़ी परियोजना लगती है। हाँ, पंचेश्वर बांध परियोजना, ये काली नदी पर प्रस्तावित एक बहुत बड़ी मल्टीपर्पज परियोजना है। भारत नेपाल की? जी, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी नींव रखी गई थी 1996 की महाकाली संधि पर। महाकाली संधि? हाँ, मकसद था काली नदी के पानी का मिलकर विकास करना, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए। तो इसके तहत पंचेश्वर में एक बहुत विशाल बांध बनाने का प्रस्ताव है। कितना ऊंचा? अनुमानित ऊंचाई करीब 315 मीटर्स। अगर ये बना तो शायद दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से होगा। 315 मीटर्स? हाँ, और बिजली उत्पादन का लक्ष्य करीब 6480 मेगावाट है। बाप रे, लेकिन ये बना क्यों नहीं अब तक? इसमें कई मुद्दे हैं। इसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे, कितने लोग विस्थापित होंगे, इन सब पर चिंता है। सहमति नहीं बन पाई है पूरी तरह से, तो अभी ये मामला चर्चा में ही है, आगे नहीं बढ़ पाया है। समझ सकती हूँ। इसके अलावा टनकपुर परियोजना और बनबसा बैराज तो काम कर रहे हैं। हाँ, वो पहले से चल रही है परियोजना है, काली नदी पर ही। टनकपुर बांध से बिजली बनती है और बनबसा बैराज से सिंचाई के लिए पानी का मैनेजमेंट होता है। ये चंपावत में जल संसाधनों के उपयोग के मौजूदा उदाहरण है। ठीक है। और प्रशासनिक तौर पर जिले की क्या रूपरेखा है? विधानसभा सीटें, तहसीलें वगैरह? चंपावत में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक चंपावत और दूसरी लोहाघाट। 2 सीटें? हाँ, और प्रशासन के लिए इसे 4 विकास खंडों में बांटा गया है। चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी। और 5 तहसीलें हैं, चंपावत, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। और आबादी वगैरह? 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व सिर्फ 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बस 147? ये तो बहुत कम है। हाँ, उत्तराखंड के औसत से काफी कम है। ये दिखाता है कि इलाका कितना पहाड़ी और जंगली है। साक्षरता दर करीब 80% है, जो ठीक है, और लिंगानुपात 980 है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। 980, ये तो अच्छा है। हाँ। कोई और खास प्राकृतिक जगह या कोई हाल की खोज इसका जिक्र जरूरी हो? हाँ, एक तो 2012 में नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य बना था, उसका कुछ हिस्सा चंपावत जिले में भी आता है। वो बायोडायवर्सिटी के लिए अहम है। नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, और एक और दिलचस्प खोज हुई थी 1993 में, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर गुफा? हाँ, कहते हैं इस गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई शिवलिंग जैसी आकृतियां हैं। ओह, प्राकृतिक। हाँ, तो वो भी एक देखने लायक जगह है। तो कुल मिलाकर देखें, चंपावत भले ही आकार में छोटा जिला हो, लेकिन ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए। हाँ, बिल्कुल। चंद राजाओं के किले, महाभारत की कहानियां, गुरु नानक और स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक छाप,
फिर स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा और आज की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, मतलब क्या कुछ नहीं है यहाँ। सही कहा आपने। ये कुमाऊं की जो समृद्ध विरासत है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ आपको किलों और मंदिरों के रूप में ठोस दिखने वाला इतिहास मिलेगा, तो वहीं बगवाल जैसे अनोखे मेले और गहरी लोक आस्थाओं के रूप में वो चीजें मिलेंगी जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं। हाँ, मूर्त और अमूर्त दोनों। बिल्कुल। प्राचीन कथाएं, इतिहास के मोड़, यहाँ की जमीन की बनावट, लोगों की आस्थाएं, सब एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं कि आप अलग नहीं कर सकते। ये छोटा सा जिला वाकई उत्तराखंड की आत्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमारे श्रोताओं के लिए जाते जाते सोचने के लिए कोई एक विचार, कुछ ऐसा जिस पर वो और सोच सकें। एक चीज जो मुझे दिलचस्प लगती है वो है सप्तेश्वर की अवधारणा। हाँ, वो 7 शिव मंदिर। हाँ, 7 प्राचीन शिव मंदिर जो चंपावती नदी के आसपास ही केंद्रित हैं। आखिर ये 7 की संख्या ही क्यों चुनी गई? क्या इन खास जगहों को सिर्फ व्यक्तिगत पूजा पाठ से परे कोई और गहरा मतलब, कोई प्रतीकवाद या कोई ऐतिहासिक कारण जोड़ता है? अच्छा सवाल है। क्या ये चंदवंश के शुरुआती दौर में शक्ति के अलग अलग केंद्र थे, या इस इलाके के पवित्र भूगोल की कोई खास समझ को दिखाता है? इन 7 मंदिरों का आपस में क्या रिश्ता है? उनके ठीक उन्हीं जगहों पर होने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? इसे खोजना शायद इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास, यहाँ की आस्था और बसावट के पैटर्न पर और भी रोशनी डाल सकता है। सोचने वाली बात है।